आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के साइंस में एक और नया चैप्टर का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। ये चैप्टर नंबर हमारा 6 है। इसके पहले हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 5 तक यानी कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 डिस्कस हम लोग कर चुके हैं और आज फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। यदि आप लोगों के बुक में चैप्टर नंबर 6 नहीं है, चैप्टर नंबर आगे पीछे है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। चैप्टर का नाम बस सेम होना चाहिए, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर में बात करेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा इस चैप्टर में। चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत छोटा है, बहुत आसान है, तो बहुत जल्दी हम लोग इसको ख़त्म भी कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन में मात्र एक ही पॉइंट है, चेंजेज आर ऑफ टू काइंड्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। मतलब हमारे आसपास जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं, यदि उनमें चेंजेज आ रहा है यानी कि उसमें बदलाव हो रहा है किसी प्रकार का, तो वो बदलाव दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो वो फिजिकल चेंज होगा या फिर वो केमिकल चेंज होगा। ठीक है, कहने का सिंपल सा मतलब है कि हमारे आसपास इतना सारा चीज़ है, पेड़ है, बिल्डिंग है, गाड़ी है, सड़क है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, है ना, पेपर है, लकड़ी है, बहुत सारा चीज़ें। तो इनमें यदि किसी प्रकार का चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, तो वो बदलाव केवल कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो ही प्रकार के हो सकते हैं। पहला हमारा है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। अभी फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, इसके बारे में तो हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे ही। खैर आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर के हिसाब से कितने प्रकार के बदलाव होते हैं, कितने प्रकार के चेंजेस होते हैं हमारे आसपास? दो प्रकार का, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। ठीक है, अब समझते हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंज होता क्या है। पहले समझेंगे हम लोग फिजिकल चेंज क्या होता है। आइए, तो हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन के बाद फिजिकल चेंजेस, फिर डिस्कस करेंगे केमिकल चेंजेस के बारे में। पहले फिजिकल चेंजेस के बारे में देखते हैं क्या है। फिजिकल चेंजेस को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। देखो, properties such as shape, size, color and state of a substance are called its physical properties। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोई भी चीज़, उसका शेप कैसा है यानी को दिखने में कैसा लग रहा है, साइज कैसा है मतलब वो छोटा है, बड़ा है ना, शेप कैसा है, साइज कैसा है, उसका कलर कैसा है, वो किस स्टेट में, स्टेट का मतलब सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को जब आप पहली बार देखते हैं तो उसका शेप, साइज, कलर, है ना, स्टेट, इन्हीं सबको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे आप किसी इंसान को देखते हैं, जैसे आप अपने आप को देखिए। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ आपका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो आप बोलोगे कि मेरा फिजिकल प्रॉपर्टी यही है कि मेरे पास दो हाथ है, दो पैर है, दो आँख है, कान है, गाल है, मुंह है, दांत है, जीभ है, बाल है, स्किन है। ये सब हमारा क्या है बताओ? फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो चीज़ आप देख पा रहे हैं एक चीज़ में, मतलब किसी चीज़ में आपको, मतलब किसी भी चीज़ में जो चीज़ आप देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वही कहलाता है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक गाय है, तो गाय का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? चार पैर है ना, एक पूँछ है, उसका भी मुंह है, कान है, नाक है, गाल है, मुंह है, जीभ है, ये उसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या समझते हो, तो सिंपल सा बताइएगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी चीज़ वो दिखता कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसका रंग कैसा है, वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में है, यानी कि उसका स्टेट कैसा है, उसी को हम लोग कह देंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? तो जिस भी चीज़ को आप देखते हैं, आप क्या देख रहे हैं उसका बताओ? फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, मतलब उसके ऊपर के चीज़ों को आप देख रहे हैं, उसी को हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत नहीं समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि फिजिकल चेंज क्या होता है। देखो, अ चेंज इन विच अ सबस्टांस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब हुआ कि उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में यदि कोई बदलाव आ जाता है, इसी को हम लोग कह देंगे फिजिकल चेंज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए आपके सामने एक ट्रेन है,
और ट्रेन में टोटल 10 डब्बा है। एक ट्रेन आपके पास है, स्टेशन पे लगा हुआ है, और उस ट्रेन में कितने डब्बे हैं? 10 डब्बे हैं। तो वो आपका क्या हो गया? उस ट्रेन का आपने, उस ट्रेन को जो आपने देखा जिसमें 10 डब्बा है, वो क्या हो गया? उसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। अब उस 10 डब्बे में से 2 डब्बा हटा दिया गया, कितना डब्बा बचा अब ट्रेन में? 8 डब्बा बचा। तो बताइए उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव किया गया कि नहीं किया गया? पहले 10 डब्बा था, अब 8 डब्बा है, तो उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी था उसमें बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? इसी को हम लोग कहेंगे फिजिकल चेंज। तो सिंपल से ध्यान रखो, फिजिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल चेंज दोनों लगता सेम चीज़ है लेकिन है नहीं, ध्यान रखिएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ को जब आप पहली बार देखो तो आप उसमें क्या क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। क्या ऑब्जर्व करोगे? उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, उसका रंग कैसा है ना, वो किस फॉर्म में स्टेट है, उसका स्टेट कैसा है। स्टेट का मतलब लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। इसी को हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जब आप किसी चीज़ को देखो तो वही उसका कहलाता है फिजिकल प्रॉपर्टी। अब उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में यदि किसी प्रकार का बदलाव हो जाए, चेंज हो जाए, तो उसको हम लोग कह देंगे फिजिकल चेंज। ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे सपोज करो कि आप आज हमको देख रहे हैं, मेरे सर के ऊपर बाल है, तो ये मेरा क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन अगले दिन हम अपने बाल को सेव करके आ जाए क्लास में, तो क्या मेरे सिर के ऊपर बाल दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा। तो ये क्या हो गया? हमारा फिजिकल चेंज हो गया। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में यदि किसी प्रकार का बदलाव आएगा तो उसी को हम लोग क्या कह देंगे? फिजिकल चेंज कह देंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके फ़ोन का आगे का जो ग्लास होता है, जब वो, अच्छा आपने सपोज करो कि आपके फ़ोन का ग्लास ऊपर का ठीक है, तो वो उसका क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है कि हाँ भैया मेरा ग्लास ऊपर का ठीक है। लेकिन अगले ही दिन वो आपका फ़ोन गिरा ज़मीन पे और वो ऊपर का ग्लास फूट गया, तो बताओ उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इसी को हम लोग कह देंगे फिजिकल चेंज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जो बदलाव आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी में जो चेंजेस आएगा, उसी को हम लोग कह देंगे फिजिकल चेंज। कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था क्या? चेंज इन विच अ सबस्टेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। तो किसी सबस्टेंस का जो फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसी को हम लोग कह देते हैं फिजिकल चेंज। आगे, अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, फिजिकल चेंज जो है ना वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब है कि आप इसको बार बार रिवर्स कर सकते हैं, बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके फ़ोन का ग्लास फूट गया, तो क्या हम उसको बदलवाते नहीं हैं? बिल्कुल बदलवा लेते हैं। उसी प्रकार से ट्रेन में 10 डब्बा था, अब 8 डब्बा बचा है, अरे भाई बाद में 2 डब्बा ला के जोड़ देंगे उसमें। तो फिजिकल चेंज क्या होता है बताओ? रिवर्सिबल होता है। मतलब उसको बार बार आप क्या कर सकते हो? रिवर्स कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ऐसे समझिए, कल तक आपके घर के जो आगे सड़क था वो ठीक था, लेकिन उसके अगले ही दिन उस सड़क को ख़त्म कर दिया गया, तो क्या वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अगले दिन फिर उसको बना देगा। तो फिजिकल चेंज कभी भी जो होगा वो रिवर्सिबल होगा। मतलब हम लोग इसको बार बार क्या कर पाएंगे? रिवर्स कर पाएंगे, उसको बार बार कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इन सच अ चेंज नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म। क्या इस प्रकार के चेंज में किसी प्रकार का नया सबस्टांस बनता है? नहीं बनता है, वो सेम रहेगा। जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं, आप इसको ऐसे समझिए। ठीक है, देखो आपके पास बर्फ था, आपके पास आइस था, उस आइस को आपने पिघला दिया, क्या बन गया? पानी बन गया। तो बताइए क्या इसको हम दोबारा बर्फ नहीं बना सकते हैं क्या? जैसे मान लीजिए आपने फ्रीज से बर्फ निकाला, आइस निकाला, वो पानी में पिघल गया, दोबारा उस पानी को रखेंगे फ्रिज में, वो दोबारा बर्फ बन जाएगा, है कि नहीं? तो क्या ये हमारा जो फिजिकल चेंज है बर्फ का, वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? फिर उसको दोबारा हम बर्फ बना दिए जमा के, तो क्या फिजिकल चेंज रिवर्सिबल हुआ? बिल्कुल हुआ। अगला चीज़, अब क्या इसमें कोई नया सबस्टेंस बना क्या? पहले बर्फ साहब हमारा पानी हो गया, बर्फ भी किसका फॉर्म है बताओ? पानी का ही फॉर्म है, बस वो किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में, लेकिन है तो पानी ही ना। तो फिजिकल चेंज में आपको 2-3 बातें ध्यान रखने हैं। पहला चीज़, जब भी आप किसी चीज़ को देखते हैं उसका आप क्या देखते होंगे? और वैसे बात है, आप उसका शेप देखते होंगे, साइज देखते होंगे, कलर देखते होंगे, वो किस स्टेट में है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, आप ये देखते होंगे। इसी को हम लोग कहते हैं उसका फिजिकल प्रॉपर्टी।
और जब फिजिकल प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का बदलाव आ जाए, चेंज आ जाए, तो वही हमारा कहला जाएगा फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है, मतलब हम लोग इसको बार बार क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं। उसके बाद क्या फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस बनता है? नहीं बनता है, बस बार बार आप इसको क्या करते रहते हैं? रिवर्स करते रहते हैं। जैसे बर्फ़ था, पानी बन गया, दोबारा हम उसको जमा देंगे, फ्रिज कर देंगे, दोबारा बर्फ़ बन जाएगा, दोबारा पिघलेगा, दोबारा जमा देंगे, दोबारा बर्फ़ बन जाएगा। तो इसमें किसी प्रकार का नया सब्सटेंस नहीं बनता है, वही चीज़ बार बार क्या होता रहता है? रिवर्स होता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिजिकल चेंज। अगला हमारा केमिकल चेंज। ये आप समझोगे ना तो दोनों में डिफरेंस बिटवीन आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है ना, मतलब फिजिकल चेंज को आप और अच्छी तरीके से तब समझ पाओगे जब आप केमिकल चेंज समझोगे तब, क्योंकि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि हमारा ये फिजिकल चेंज क्या होता है। देखो, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। मतलब मान लीजिए किसी प्रकार का बदलाव हुआ, किसी प्रकार का चेंज हुआ, और उस बदलाव के वजह से, उस चेंज के कारण से एक नया सबस्टेंस बन गया, उसको हम लोग कहेंगे केमिकल चेंज। एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे आप एक पेपर को जलाओ, पेपर को आप जलाते हैं, राख बन जाता है, तो क्या उस दोबारा राख को हम लोग पेपर बना सकते हैं क्या? नहीं, मतलब वो रिवर्स आप नहीं कर सकते हैं। तो जब आप पेपर को जलाते हैं तो वो राख बन जाता है, तो बताइए क्या एक नया सबस्टेंस बना? बिल्कुल बना। अरे पेपर को आपने जलाया तो वो राख बना, तो क्या एक नया सबस्टेंस नहीं मिला हमको? तो जब आप कोई चीज़ को बदलो और वो एक नया चीज़ बना दे, तो वही हमारा कहला जाएगा केमिकल चेंज। क्या कहला जाएगा? केमिकल चेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप फिर से वो एक एग्जांपल और लो। जैसे आप क्या करो, लकड़ी का एक टुकड़ा लो, एक लकड़ी के टुकड़े को आप जलाओ। पहले लकड़ी था, जलाने के बाद वो राख बन जाएगा, क्या नया सब्सटेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बना। लकड़ी एक अलग चीज़ है, राख एक अलग चीज़ है, तो क्या दो अलग अलग चीज़ें हैं हमारे पास? बिल्कुल है। तो इसको आप क्या बोलोगे, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज? केमिकल चेंज। तो जब भी आप कोई बदलाव करो, जब भी आप कोई चेंज करो और उससे एक नया सब्सटेंस बन जाए, उसी को हम लोग कहेंगे केमिकल चेंज। और जब कोई नया सब्सटेंस नहीं बने तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। आगे जब आप केमिकल चेंज को पढ़ोगे ना तो एक चीज़ आपको मिलेगा इसमें, केमिकल रिएक्शन। ये कुछ नहीं है, केमिकल चेंज को ही हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन, और कुछ नहीं। तो अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल चेंज को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया कि एक पेपर का टुकड़ा लो, उसको जलाओ तो राख बन जाएगा, मतलब एक नया सब्सटेंस बना, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? केमिकल चेंज। या फिर आपको केमिकल चेंज बोलने का मन नहीं है तो आप क्या बोल दो उसको? केमिकल रिएक्शन बोल दो, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, केमिकल चेंज का दूसरा नाम है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आगे। तो कई बार ना आप लोग कंफ्यूज होते हो कि केमिकल चेंज कुछ और है, केमिकल रिएक्शन कुछ और है। नहीं, अलग चीज़ नहीं है, बल्कि सेम चीज़ है। ठीक है, आगे। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। केमिकल चेंज जो है वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, आप आटा से रोटी बनाते हैं, बताइए किसका एग्जांपल है? केमिकल चेंज का है। आप आटा से रोटी बनाए, क्या रोटी से दोबारा आटा बना पाओगे? कभी नहीं बना पाओगे। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि केमिकल चेंज में हमेशा जब भी आप चेंज करोगे एक नया सबस्टेंस हमको मिलेगा। और क्या इसको दोबारा आप रिवर्स कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे, है ना। अच्छा, अभी तक में ही यदि आपको कोई बोल दे कि बताओ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में कम से कम 2-3 डिफरेंस बताओ, तो आप बता सकते हैं? बिल्कुल। पहला, फिजिकल और केमिकल चेंज में आप क्या बताएंगे? पहला बताएंगे ये कि फिजिकल चेंज ऐसा चेंज है जिसमें किसी प्रकार का नया सब्सटेंस नहीं बनता है। केमिकल चेंज ऐसा चेंज है जिसमें नया सब्सटेंस बार बार बनेगा। पहला डिफरेंस ये हो गया हमारा। दूसरा चीज, फिजिकल चेंज ऐसा चेंज है जिसको आप बार बार क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं, मतलब आप उसको दोबारा बार बार कर सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंज क्या है? इरिवर्सिबल। आप उसको रिवर्स बार बार नहीं कर सकते हैं। जो एक बार हो गया सो हो गया। आपने पेपर को जलाया, वो राख बना, तो राख को दोबारा पेपर नहीं बना पाओगे, है ना। तो केमिकल चेंज कभी भी क्या रिवर्स हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, वो हमेशा इरिवर्सिबल होता है। एक चीज़ आप और बोल सकते हैं कि फिजिकल चेंज जो है वो कैसा चेंज है? टेम्पोररी या परमानेंट? टेम्पोररी है। टेम्पोररी का मतलब है कि आप उसको बार बार कर सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंज कैसा चेंज है? टेम्पोररी या परमानेंट? परमानेंट है, मतलब इसको आप परमानेंट कर देंगे, एक ही बार में खत्म, उसके बाद आप दोबारा उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ऑल न्यू सबस्टांसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। तो आपके आसपास जब भी कोई एक नया सबस्टांस बनता है वो किसका एग्जाम्पल है बताइए? केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप लोग बिस्किट खाते हैं, बिस्किट जो बनता है बताइए वो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है या केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। कैसे? देखो, बिस्किट बनाने के लिए गेहूं लेगा, फैक्ट्री में क्या होता है, पहले गेहूं लेंगे, वो उस गेहूं को पीसा जाएगा, आटा उसका बनाया जाएगा, उसमें चीनी डाला जाएगा, पानी डाला जाएगा, किसी प्रकार का और फ्लेवर वगैरह है तो वो उसमें डाला जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को मिला के क्या बन गया? हमारा नया बिस्किट बन गया। तो सोचो, कहाँ पहले गेहूं था, चीनी था, पानी था, इन सबको मिला के बिस्किट बन गया। तो क्या दोबारा उस बिस्किट को आप गेहूं में, चीनी में, पानी में कन्वर्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो कैसा एग्जाम्पल है ये? केमिकल चेंज है। हॉर्लिक्स केमिकल चेंज है ना, चॉकलेट केमिकल चेंज, समझ रही है बात? बॉर्नविटा, मतलब जो भी चीज़ आप देखते हैं कि ये बदल चुका है वो हमारा एक केमिकल चेंज है, उसको आप दोबारा रिवर्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया प्लास्टिक्स का, डिटर्जेंट्स का, डिटर्जेंट्स मतलब सरफ वगैरह का एग्जांपल दिया गया है। तो केवल केमिकल चेंज का यही सब एग्जांपल हो सकता है क्या? नहीं, बिस्किट, चॉकलेट, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा ये सब किसका एग्जांपल है? केमिकल चेंज का एग्जांपल है, क्योंकि ये दोबारा आप इसको रिवर्स नहीं कर पाओगे। एक बार जो हो गया सो हो गया। आगे एग्जांपल और है, बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। यानी कि कोयले को जलाओ, लकड़ी को जलाओ, पत्ते को जलाओ, ये सब बाद में राख बन जाता है। और क्या राख को दोबारा हम इसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये सब कैसा एग्जाम्पल हुआ? फिर हमारा केमिकल चेंज हुआ। ठीक है, आगे, इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सबस्टांस इज अ केमिकल चेंज। यहाँ तक कि जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो वो कैसा चेंज होता है? केमिकल चेंज ही होता है। ठीक है, बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। अच्छा, जब भी आप किसी चीज़ को जलाओगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? हीट मिलेगा। क्या मिलेगा? हीट मिलेगा। ठीक है, तो क्या अब आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज समझ में आया? तो एक बार फिर से 2-3 डिफरेंस इसमें बता देते हैं, एग्जाम में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है। फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई भी नया सबस्टांस नहीं बनता है, लेकिन केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें नया सबस्टांस बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिजिकल चेंज कैसा चेंज होता है? रिवर्सिबल होता है, मतलब आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। केमिकल चेंज कैसा चेंज है? इररिवर्सिबल है, मतलब जो एक बार हो गया सो हो गया। ये दो, तीसरा डिफरेंस हो गया हमारा। तीसरा डिफरेंस आप ये बोल सकते हैं कि जो फिजिकल चेंज है वो टेम्प्रोरी चेंज है, मतलब कि वो कुछ देर के लिए होता है, उसको फिर बाद में क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं। तो फिजिकल चेंज टेम्प्रोरी होता है, लेकिन केमिकल चेंज परमानेंट होता है, हमेशा के लिए रह जाएगा। ये तीसरा एग्जाम्पल डिफरेंस हो गया। चौथा में आप एक एक एग्जाम्पल दे देना। फिजिकल चेंज में आप क्या एग्जाम्पल दे सकते हो? मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि बर्फ का पिघलना, वो किसका एग्जाम्पल है बताओ? फिजिकल चेंज क्या है? उसमें क्या हुआ? बस बर्फ का फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गया हमारा, पहले सॉलिड था, लिक्विड हो गया, लेकिन है तो पानी ही, अभी भी पानी है। उसी प्रकार से केमिकल चेंज में आप क्या एग्जाम्पल दे देना? बर्निंग ऑफ कोल, वुड, लीव, ये सब किसका एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। मतलब यदि आपने इसको एक बार बदल दिया तो ये दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता, ये इररिवर्सिबल है। चलिए बस आगे बढ़ते हैं। फिर एक चीज़ यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, द फॉलोइंग में अकॉम्पैनिंग अ केमिकल चेंज, मतलब कुछ चीज़ें हमारे पास हैं, यदि वो होगा तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब। देखो, मान लीजिए आप कोई चीज़ कर रहे हैं, मतलब मान लो आप कुछ कर रहे हो, उससे या तो हीट निकल रहा हो, या फिर लाइट निकल रहा हो, या फिर किसी प्रकार का रेडिएशन निकल रहा हो। यदि ऐसा हो रहा है तो आप मान लो आप क्या कर रहे हैं? फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज? केमिकल चेंज। ओके, मतलब कई बार हम लोगों को नहीं आइडिया होता है कि हम जो कर रहे हैं वो फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। तो उसको आप कैसे आइडिया लगाओगे? मान लीजिए आप कुछ कर रहे हैं और उससे हीट निकल रहा है, या फिर लाइट निकल रहा है, या फिर किसी प्रकार का रेडिएशन निकल रहा है, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? केमिकल चेंज कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए आप एक लकड़ी जला रहे हैं,
तो आपको नहीं पता कि वो फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। तो बस आप ये देखो कि लकड़ी को जलाने से आपको क्या मिलेगा, हीट भी मिलता है, लाइट भी मिलता है। तो जब हीट और लाइट मिलता है तो वो कैसा चेंज होता है बताओ, केमिकल चेंज होता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसको आप ध्यान में रख के ये बता पाएंगे कि फिजिकल चेंज कब होगा और केमिकल चेंज कब होगा। जब किसी चीज़ से हीट मिले आपको, लाइट मिले या फिर किसी और प्रकार का रेडिएशन मिले, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे कैसा चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, आगे साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, और मान लो किसी चीज़ से साउंड भी निकल रहा है। जैसे कई बार होता है कि हम लोग किसी चीज़ को जलाते हैं तो उससे हीट भी निकलता है, लाइट भी निकलता है और आवाज़ भी निकलता है, साउंड भी निकलता है। जैसे आप कभी ना पत्ते को जलाना, पत्ता जो होता है पेड़ का, उसको जलाना, हीट भी मिलेगा, लाइट भी मिलेगा और एक अजीब प्रकार का जलने का जो है वो साउंड भी आता है। तो यदि आप कोई चीज़ कर रहे हैं और उससे साउंड आ रहा है तो वो भी किसका एग्जाम्पल होगा, केमिकल चेंज का ही एग्जाम्पल होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसके बाद है अ चेंज इन स्मेल में टेक्स प्लेस और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। मान लीजिए आप कुछ कर रहे हैं, उसमें से खुशबू आ रहा है, मतलब एक सुगंध आ रहा है, एक स्मेल आ रहा है या फिर एक नया स्मेल आ रहा है, तो भी आप समझ जाओ कि जो हो रहा है वो कैसा चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। मतलब कि एक स्मेल आना भी किसको दिखाता है, केमिकल चेंज को दिखाता है। ठीक है, आगे अ कलर चेंज में टेक्स प्लेस। मान लो आप कुछ कर रहे हो, कुछ रिएक्शन कर रहे हो, और रिएक्शन करने के दौरान क्या हो गया, आपका जिस चीज़ को आप रिएक्ट कर रहे हैं तो उसका रंग चेंज हो गया। तो रंग यदि चेंज भी हो रहा है तो वो भी किसका एग्जाम्पल होगा, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल होगा। जैसे मान लीजिए आपने दो चीज़ को आपस में मिक्स किया, आपको नहीं पता कि फिजिकल चेंज हो रहा है कि केमिकल चेंज है, बस आप ये देख लो कि जो हमने दोनों को मिक्स किया क्या उसका रंग में कोई बदलाव आया कि नहीं आया। यदि रंग में बदलाव आया तो वो कैसा एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला है गैस में भी फॉर्म। और मान लो कि आप कुछ कर रहे हो, उससे गैस निकल रहा है, तो वो भी हमारा किसका एग्जाम्पल होगा, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल होगा। मतलब केमिकल चेंज कब होगा, नहीं होगा, केमिकल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग 5 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। कैसे बताएंगे आप कि जो हो रहा है वो केमिकल चेंज हो रहा है या फिजिकल चेंज हो रहा है। तो केमिकल चेंज के बारे में आपको ध्यान रखना है, खास करके यदि कहीं से हीट निकल रहा है, लाइट निकल रहा है या फिर अलग प्रकार का रेडिएशन निकल रहा है तो वो केमिकल चेंज है। मान लो किसी चीज़ से साउंड निकल रहा है तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज का है। किसी चीज़ से स्मेल आ रहा है, या तो पुराना स्मेल या फिर नया स्मेल आ रहा है, तो हमारा वो भी किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। किसी चीज़ का रंग बदल गया, वो भी किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। उसके बाद किसी चीज़ से गैस निकल रहा है, मान लो आप कुछ किए उससे गैस निकलना स्टार्ट हो गया, तो वो कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। तो ये सब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं कि यदि इन 5 में से कुछ भी यदि एक हो रहा है तो हम बता देंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, और इन सब के इन 5 में जो है इनके अलावा कुछ हो रहा है तो मान लो कि वो फिर कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज। ठीक है, बस ये हमारा ख़त्म हुआ। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एक एक्टिविटी को, और ये एक्टिविटी थोड़ा बड़ा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ केमिकल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका पता लगाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके पता लगाने के लिए हम लोग 5 चीज़ कर सकते हैं, ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इसी के अंदर हम लोग को एक एक्टिविटी पढ़ना है जिसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे, मिलेंगे, तो क्या डिस्कस करेंगे, एक्टिविटी डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आज के क्लास में हम लोग एक एक्टिविटी को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक था हमारा कौन सा, केमिकल चेंजेस, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था अपना इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, एक ही पॉइंट था इसमें बेसिकली के कितने प्रकार के चेंज होते हैं, तो वो 2 प्रकार का, फिजिकल और केमिकल चेंज। उसके बाद हम लोग फिजिकल चेंज समझ चुके थे और केमिकल चेंज भी हम लोग समझ चुके थे। तो ये जो हमारा टॉपिक है केमिकल चेंज, इसी के अंदर हम लोगों को एक एक्टिविटी पढ़ना होता है, उसी एक्टिविटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या उसमें किसी को कोई डाउट है? चलिए, कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे हम लोग और आज एक नई एक्टिविटी को शुरू करेंगे। ध्यान रखेंगे ये जो एक्टिविटी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये आप लोगों के बुक में भी दिया हुआ है, ठीक ना। इस एक्टिविटी में बेसिकली हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जला के उसके बारे में कुछ समझने वाले हैं, है ना। तो ये एक्टिविटी आप लोगों के बुक में भी है
उसको भी आप वहाँ से भी पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और मान लीजिए आपके बुक में जो ये एक्टिविटी दिया हुआ है वो पढ़ के समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ से इसको पढ़ के समझ लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो क्या लिखा हुआ है देखो, एक बात ध्यान रखना है हम लोगों को कि जब भी हम लोग किसी एक्टिविटी को पढ़ते हैं तो एक्टिविटी को पढ़ने का ना तरीका होता है। क्या तरीका होता है, पहले हम लोग बात करते हैं उसमें एम का मतलब क्या हुआ कि आप इस एक्टिविटी में क्या दिखाना चाहते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मटेरियल्स रिक्वायर्ड, इस एक्टिविटी को करने के लिए किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा उसको देखेंगे। फिर प्रोसीजर मतलब आप क्या क्या इसमें करोगे। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, आपको इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या ऑब्जर्व करोगे। और लास्टली हम लोग बात करते हैं किसका, कंक्लूजन का, कि इस एक्टिविटी का क्या कंक्लूजन निकला, क्या पूरा समरी निकला, है ना। तो ये एक्टिविटी को पढ़ने का तरीका होता है, जिसमें पहले हम लोग बात करते हैं एम के बारे में, फिर मटेरियल्स रिक्वायर्ड के बारे में, फिर प्रोसीजर, फिर ऑब्जर्वेशन एंड लास्ट कंक्लूजन। ठीक है, तो ये एक्टिविटी को पढ़ने का तरीका होता है। तो इस एक्टिविटी को ऐसे ही आप पढ़ेंगे। आपके बुक में भी इस प्रकार का दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया हुआ है तो आपको ये नोट तो लिखना ही है, नोट तो इसमें ऑटोमेटिक ही हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में इसको इस तरीके से दिया हुआ नहीं है, वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट में दे दिया है कहानी की तरह, लेकिन उसको इस तरीके से ब्रेक करके टॉपिक वाइज इसमें नहीं दिया है। तो इस एक्टिविटी को आप ऐसे पढ़ लेना जैसे यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है, इससे अंडरस्टैंडिंग आपका ज़्यादा होगा। और यदि एग्जाम में आ गया तो आप इसको प्रोसेस के साथ लिखेंगे तो नंबर भी अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला हम लोग देखते हैं इस एक्टिविटी में हम लोग क्या करने वाले हैं। इस एक्टिविटी का एम क्या है, मोटिव क्या है। टू डिमॉन्स्ट्रेट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को कैसे जलाया जाता है उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद क्या क्या हम लोगों को मिलेगा वो भी देखने वाले हैं। ओवरऑल इस एक्टिविटी में किसको लेकर बात होगा बताओ, मैग्नीशियम रिबन को लेकर बात होगा। इसीलिए हम लोग एम में क्या लिख देंगे कि टू डिमॉन्स्ट्रेट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मतलब कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग इसमें जलाने वाले हैं। और मैग्नीशियम रिबन को जब जलाएंगे तो इससे क्या कुछ सीखने को मिलेगा, नया पॉइंट हम लोगों को, वही इसमें हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या चाहिए होगा इस एक्टिविटी को करने के लिए, थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड में मैग्नीशियम रिबन चाहिए होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को ही हम लोग शो करने वाले हैं तो मैग्नीशियम रिबन का जरूरत पड़ेगा। सैंड पेपर का जरूरत पड़ेगा। सैंड पेपर का इस्तेमाल हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं, किसी चीज़ को साफ करने के लिए, रगड़ने के लिए, है ना। तो मैग्नीशियम रिबन चाहिए, सैंड पेपर चाहिए, कैंडल फ्लेम चाहिए। कैंडल फ्लेम का मतलब है आपको कैंडल चाहिए, मोमबत्ती चाहिए उसको, ताकि हम उसको जला सके। एंड और लास्ट में आपको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। ठीक है, तो ये चार चीज़ हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि अगला हमारा प्रोसीजर क्या है, क्या हम लोग इसमें करेंगे। अब देखो, गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थीन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का जो मैग्नीशियम रिबन आपके पास है उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है। ठीक है, मतलब मार्केट में ये मैग्नीशियम रिबन मिलता है। यदि आप लैब वाले दुकान में जाएंगे जहाँ पे लैब का सामान वगैरह मिलता है, लेबोरेटरी का सामान मिलता है, उस दुकान में यदि आप जाएंगे तो वहाँ पे आप बोलोगे कि मैग्नीशियम रिबन चाहिए हमको, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा टुकड़ा लेना है किसका, मैग्नीशियम रिबन का। ओके, क्लीन इट्स टिप विथ सैंड पेपर, उस मैग्नीशियम रिबन को क्या कर दो, सैंड पेपर से रगड़ के साफ कर दो। क्योंकि हो सकता है कि मैग्नीशियम रिबन काफ़ी लंबे समय से रखा हो तो उसके ऊपर धूल मिट्टी वगैरह कुछ जम गया हो, है ना, जमा हो गया हो, इकट्ठा हो गया हो, तो वो अच्छे तरीके से जल पाए, वो अच्छे तरीके से काम कर पाए, इसके लिए आप सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को रगड़ के साफ कर दीजिए अच्छे तरीके से। ब्रिंग द टीप नियर अ कैंडल फ्लेम, और उसके बाद उस मैग्नीशियम रिबन का जो टीप है, जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है, उसको उस मैग्नीशियम रिबन को मोमबत्ती की ओर लेकर जाइए और उसको जलाइए। समझ में आ गया पूरा कहानी क्या करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले एक मैग्नीशियम रिबन का टुकड़ा ले लेना है। मैग्नीशियम रिबन के टुकड़े को सैंड पेपर से रगड़ के उसको साफ कर देना है। साफ कर लेने के बाद उस मैग्नीशियम रिबन को मोमबत्ती के नज़दीक लेके जाना है उसको जलाने के लिए। अच्छा, क्या हाथ से पकड़ के लेके जाएंगे, नहीं, एक चिमटा आता है उससे पकड़ के लेके जाएंगे। या फिर आपके पास चिमटा नहीं है, वो चूटा नहीं है, तो फिर आप किसी भी चीज़ से उसको पकड़ के मोमबत्ती के आसपास लेके चले जाना, लेकिन हाथ से नहीं, क्योंकि जलने का संभावना बना रहता है। ठीक है, अब जब आप इतना कुछ करोगे तो आप इसमें क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा इसमें, देखते हैं इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट, जब आप उस मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे, मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाएंगे तो उससे ना वाइट लाइट निकलता है।
और वो भी हल्का नहीं, बहुत ज़्यादा निकलता है वाइट लाइट। इसको ना आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, दिवाली में आपने देखा होगा वो हम लोग छोटा सा जलाते हैं ना छुरछुरी, दिवाली के टाइम पे जो हम लोग छुरछुरी जलाते हैं, उसको जब आप जलाते हैं तो चिंगारी टाइप निकलता है कि नहीं, वाइट लाइट। उसी प्रकार का मैग्नीशियम रिबन में भी हमारा ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ ब्रिलियंट वाइट लाइट। तो मैग्नीशियम रिबन जो है वाइट लाइट के साथ जलेगा, मतलब जब आप इसको जलाओगे तो कैसा लाइट निकलेगा, इससे वाइट लाइट निकलेगा। और वो लाइट क्या हल्का फुल्का निकलेगा, नहीं, ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का मतलब होता है थोड़ा ज़्यादा निकलेगा उससे वाइट लाइट। ठीक है, आप अपने बुक के डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे लाइट कितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है वो। When it is completely burnt, it leaves behind a powdery ash। अच्छा एक बात बताइए, जब आप छुरछुरी को जलाते हैं दिवाली में, तो उसको जलाने लेने के बाद आप देखते होंगे कि उसमें ना एक वो जो तार रहता है, उसके ऊपर ना वो उसका वो क्या कहते हैं उसको, बारूद जमा हुआ रहता है, चिपका ही रहता है। लेकिन जब आप उसको हाथ से टच करते हो कुछ देर के बाद तो वो छूट भी जाता है ना। तो उसी प्रकार का पाउडर आपको मिलेगा तब जब आप मैग्नीशियम रिबन को जला देंगे तब। मतलब मैग्नीशियम रिबन को जब जलाएंगे तो अच्छा खासा लाइट के साथ जलेगा, और वो भी कैसा लाइट, वाइट लाइट के साथ जलेगा। और नीचे क्या जमा हो जाएगा, पाउडर, मतलब कि वो राख। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाएंगे तो उसका जो राख है वो कहाँ से जमा हो जाएगा, नीचे जमा हो जाएगा। ठीक है, द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इसी को हम लोग केमिस्ट्री में कैसे लिखते हैं वो देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम को शॉर्ट में हम लोग डिनोट करते हैं Mg से, और ऑक्सीजन को O2 से। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे, मतलब कि जब हवा में आप मैग्नीशियम को जलाओगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मतलब MgO बनेगा। वो जो पाउडर है ना वही क्या है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। सिंपल से ध्यान रखना है कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो वाइट लाइट उससे निकला, और जो राख है उसका जो पाउडर है वो कहाँ जमा हो गया, नीचे जमा हो गया। ठीक है, और वो जो पाउडर जमा हुआ है वो एक्चुअली में है क्या बताओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। केमिस्ट्री में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे। तो हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिला के जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे क्या करना है, कलेक्ट द एश एंड मिक्स इट विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब वो जो राख हमारे पास आया है, किसका राख, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि रिबन को जला लेने के बाद, मैग्नीशियम को जला लेने के बाद जो राख हमारे पास बचा था वो पाउडर, उसको जमा करना है। नीचे पड़ा हुआ था ना वो पाउडर, हमारा नीचे गिरा हुआ था, तो उसको जमा करना है और उसको पानी के साथ मिक्स करना है उस पाउडर को। ठीक है, पानी भी तो हमने लिया था पहले, तो उस पानी में उस पाउडर को मिक्स करना है। स्टीर द मिक्सचर वेल, और उसको अच्छी तरीके से घोल दीजिए, किसी चीज़ से उसको अच्छी तरीके से घोल देना है। ऑन डिजॉल्विंग द एश इन वाटर, जब आप उस पाउडर को यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप पानी में क्या करोगे, मिक्स करोगे, इट फॉर्म्स अ न्यू सबस्टांस, वो एक नया सबस्टांस बना लेगा। पानी में आपने क्या मिलाया है, उस पाउडर को मिलाया है, तो एक नया सबस्टांस बनेगा। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो जब आप उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को यानी कि उस पाउडर को जब आप पानी में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक नया सबस्टांस बनेगा। उस नया सबस्टांस का नाम क्या है, देख लो एक बार। यानी कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड को यानी कि MgO यानी कि वो पाउडर का बात कर रहा है, उस पाउडर को आप पानी में मिलाए हैं H2O के साथ, क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है Mg, बगल में ही होगा OH और ब्रैकेट के बाहर 2। यहाँ पे Mg लिखा हुआ पहले, उसके नीचे आ गया है OH, उसके बगल में 2 है, लेकिन ये अलग नहीं है, वो सेम एक साथ रहेगा। ठीक है, मतलब Mg उसी के बगल में आप लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर OH और फिर बाहर में 2, इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इस एक्टिविटी में आपने पहले क्या देखा, ओवरऑल यदि हम लोग बात करें तो इस एक्टिविटी में आपने ये देखा कि पहले आपने मैग्नीशियम को जलाया, मैग्नीशियम रिबन को जो आपने जलाया तो वाइट लाइट निकला है ना, वो वाइट लाइट के साथ नीचे क्या जमा हो गया, पाउडर, यानी कि मैग्नीशियम का राख जमा हो गया। एस का मतलब राख होता है, वो एक्चुअली में है क्या, वो राख मैग्नीशियम ऑक्साइड है। उसके वो आपने कलेक्ट कर लिया, उसको जमा किया आपने, जमा करने के बाद आपने उसको पानी में मिक्स किया, तो पानी में मिक्स करने के बाद हमारा वो क्या बन जाता है, एक नया
सबस्टांस बनता है, उस नए सबस्टांस का नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये पूरा प्रोसीजर आपको ध्यान में रखना है। अब कंक्लूजन क्या निकला हमारे इस एक्टिविटी से, देख लेते हैं कंक्लूजन क्या निकला। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पे हमारा बना है, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा कब बना? जब हमने पानी में क्या मिलाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिलाया, यानी कि जब हमने पानी में उस पाउडर को मिलाया तभी तो हमारा बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना एक नया सबस्टांस, ये क्या है? एक बेस है। और एसिड बेस जो चैप्टर है हमारा वो तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। तो बेस का नेचर क्या होता था बताओ? ये कैसा होता था? टेस्ट में बीटर, बीटर यानी कि कड़वा होता था, है ना। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, एक बेस हमारा है, यानी कि इसका जो नेचर होगा, यानी कि इसका जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा? बीटर होगा, यानी कि कड़वा होगा। आगे, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सबस्टांस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। जब आप मैग्नीशियम को जलाते हैं तो क्या मिलता है हमको? पाउडर के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सबस्टांस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कब मिलेगा हमको? जब हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड को यानी कि उस पाउडर को किस में मिलाएंगे? वाटर में मिलाएंगे। तो सिंपल सा एक बात समझना है बस आपको, पूरा इस एक्टिविटी का कंक्लूजन समझ लो एक बार में। जब हम लोग हवा में मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वाइट लाइट निकलता है और हम लोगों को मिलता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो जो पाउडर जमा हुआ मैग्नीशियम रिबन का नीचे में, वही हमारा क्या है? पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ओके, अब जब आपने उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को यानी कि उस पाउडर को जब आपने पानी में मिक्स किया तो एक नया सबस्टांस बन गया हमारा। उस नए सबस्टांस का नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आप एक बार बस मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं, उसी से आपका दो नया सबस्टांस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पहली बार आपका पाउडर बना जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसी को अपने पानी में मिक्स कर दिया तो वही हमारा क्या बन गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। सिंपल है ना। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसा है? मतलब एसिड है कि बेस है? एक बेस है। मतलब जब आप उस पाउडर को पानी में आपने मिक्स किया तो जो एक नया सबस्टांस बना वो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन वो है क्या? एक बेस है। तो यही हमारा ये एक्टिविटी था। तो ये एक्टिविटी आपके बुक में भी दिया हुआ होगा, इस तरीके से नहीं दिया हुआ है लाइन बाय लाइन प्रोसेस के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नोट्स जब लिखेंगे अपने कॉपी में तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आपका कवर हो जाएगा। और ये एक्टिविटी ध्यान रखना, इस चैप्टर का ये बहुत फेमस एक्टिविटी है, एग्जाम में भी इसके आने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक ना। चलिए, इस तरीके से ये एक्टिविटी हमारा हो गया कंप्लीट। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना केमिकल चेंज। क्या है हमारा टॉपिक? केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज के अंदर ही हमने इस एक्टिविटी को पढ़ा। तो केमिकल चेंज में हमने क्या समझा था कि जब भी कुछ होगा बदलाव तो एक नया सबस्टांस बनेगा। तो बताइए, ये जो मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया, पहले हमारा बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर उसको हमने पानी में मिक्स कर दिया तो बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बताइए, क्या मैग्नीशियम रिबन को जलाना एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि केमिकल चेंज में हमने क्या सीखा था कि केमिकल चेंज का मतलब होता है जब भी हम लोग कुछ करें और एक नया सबस्टांस भी बन जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है? केमिकल चेंज कहलाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। कल हमने बोला था ना कि केमिकल चेंज का दूसरा नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पे हमने मैग्नीशियम को जलाया, मैग्नीशियम रिबन को, तो पहला बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या एक नया सबस्टांस नहीं मिला? बिल्कुल मिला। तो क्या हम इसको केमिकल चेंज बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। उसके बाद उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को यानी कि आपने उस पाउडर को पानी में मिक्स कर दिया तो क्या मिला? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे भी एक नया सबस्टांस मिला हमको। तो क्या हमारा मैग्नीशियम का जलाना एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है कि नहीं है? बिल्कुल है, ठीक ना, क्योंकि इसमें हर बार क्या हो रहा है? एक नया सबस्टांस बन रहा है। और वो क्या टेम्पोररी होगा या परमानेंट होगा? परमानेंट होगा, क्योंकि एक बार जो केमिकल चेंज में हो जाता है उसको आप दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि केमिकल चेंज कैसा चेंज होता है? इरिवर्सिबल, या फिर आप इसको परमानेंट भी बोल सकते हैं। मतलब आप इसको दोबारा बार बार नहीं कर सकते हैं, एक बार जो हो गया सो हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक्टिविटी जो है आज कंप्लीट हुआ, केमिकल चेंज वाला, ठीक है। तो केमिकल चेंज को हमने कल पढ़ा तो था, लेकिन उसका एक्टिविटी कल कंप्लीट नहीं हो पाया था, लेकिन आज हमने इसके एक्टिविटी को करके पूरा केमिकल चेंज जो हमारा टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट हुआ। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग कैसे लगता है, उससे क्या नुकसान होता है आयरन को, ये हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।
नेक्स्ट टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में हम लोग समझेंगे कि जो आयरन में जंग लगता है, जैसे आप देखते होंगे कई बार यदि आपके घर में लोहे का गेट होगा, लोहे का खिड़की होगा या फिर लोहे का कोई भी ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा, तो उसमें जनरली क्या होता है, जंग लग जाता है कई बार, है ना। तो उसी को हम लोग कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। मतलब जब आयरन में लोहे में जंग लग जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ नए बातें भी लिखे हैं जो कि आपको पढ़ने को मिलेगा। पहला समझो रस्ट क्या होता है, फिर आपको समझ में आएगा रस्टिंग क्या होता है। देखो, द रेड और ऑरेंज कोटिंग दैट फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड रस्ट। देखो एक बात समझो, इसको ध्यान से समझिएगा। जब भी हम लोग ना लोहे को खास करके खुले में रख देते हैं, चाहे वो लोहा का गेट हो, चाहे वो लोहा का हाँ लोहा का रड हो, लोहा का गेट हो, लोहा का खिड़की हो, कुछ भी हो, यदि हम उसको ना ऐसे ही छोड़ देते हैं, हवा उस पर लग रहा है डेली, पानी उस पर डेली लग रहा है ना, मॉइस्चर उसको मिल रहा है, मतलब ऐसे जब हम खुले में उसको छोड़ देते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि उसके ऊपर ना एक या तो लाल कलर का या फिर एक डार्क ऑरेंज कलर का उसके ऊपर रंग जमा हो जाता है, जंग लग जाता है। यदि वो ऐसा हो रहा है रंग में बदलाव, तो समझ जाइए उसमें क्या लग चुका है, जंग लग चुका है। उसी को हम लोग कहेंगे रस्ट। रस्ट का सिंपल सा मतलब जंग। मतलब जब आप किसी भी आयरन को ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर आप देखोगे या तो लाल कलर का या फिर ऑरेंज कलर का एक कोटिंग जमा हो जाता है। कोटिंग मतलब उसके ऊपर एक रंग चढ़ जाता है। हाँ, डार्क ब्राउन भी होता है, डार्क ब्राउन भी देखने को मिलता है। तो डार्क ब्राउन हो, ऑरेंज हो, रेड हो, यदि इस प्रकार का रंग एक आयरन के ऊपर आ गया तो समझ जाइए कि उसमें जंग लगना स्टार्ट हो गया है। इसी को हम लोग कह देंगे रस्ट। तो किसी भी आयरन के ऊपर यदि रंग में बदलाव आ गया, उसका रंग रेड या फिर ऑरेंज या फिर डार्क ब्राउन वगैरह हो गया, तो समझ जाइए कि उसके ऊपर एक रंग का क्या चढ़ चुका है, लेयर चढ़ चुका है, जो कि जंग लगने का शुरुआत हो गया। यहीं से आपका जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा आयरन में। अब रस्टिंग क्या होता है, देखो रस्टिंग बेसिकली प्रोसेस है। अच्छा बताइए, क्या जंग एक दिन में लगता है? नहीं, काफ़ी लंबा समय लगता है। तो ये जो लंबे समय तक लगातार उसमें धीरे धीरे जंग लगते 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 एक बार कंप्लीटली जंग लग जाएगा, उसी प्रोसेस को हम लोग कह देंगे रस्टिंग। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ रेडिश ब्राउन सबस्टांस, आ गया ना ब्राउन रंग, रेडिश ब्राउन सबस्टांस ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन ऑब्जेक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर इज कॉल्ड रस्टिंग। देखो रस्ट और रस्टिंग में दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रस्ट का मतलब है जंग लगना, रस्टिंग का मतलब है ये पूरा प्रोसेस, क्योंकि जंग तो एक दिन में लगता नहीं है, 2-4 महीना लग जाएगा, कई बार 1-2 साल भी लग जाता है। ये जो लंबा प्रोसेस है 1-2 साल का, इसी को हम लोग कह देंगे रस्टिंग। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ है, लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि जंग जब भी लगेगा, मतलब कि रस्ट या फिर रस्टिंग जब भी होगा, तो ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे होना चाहिए, खुले इन्वायरमेंट में रखा होना चाहिए, है ना। जनरली आप देखोगे जो खुले इन्वायरमेंट में रखा रहता है आयरन, मतलब ऐसे ही कहीं पे पड़ा है आयरन, तो उस पर जंग लगना ही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं, जैसे आप ट्रेन से ट्रैवल करते होंगे तो आप देखते होंगे कहीं कहीं पे ट्रेन के पटरी के बगल में ट्रेन का पटरी का छोटा छोटा पार्ट पड़ा रहता है, उसमें भी जंग लग जाता है। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसके ऊपर डेली धूप पड़ रहा है, बारिश के समय में पानी भी मिल रहा है, डेली हवा मिल रहा है। तो जब किसी भी चीज़ को लगातार लंबे समय तक धूप मिल रहा हो, पानी मिल रहा हो, हवा मिल रहा हो, हीट मिल रहा हो, तो उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो रस्ट का मतलब हुआ जंग लगना, और रस्टिंग का मतलब क्या हुआ, ये पूरा क्या है, प्रोसेस है, जो कि एक दिन में नहीं होगा, काफ़ी लंबे समय में होगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कह देंगे रस्टिंग, ठीक है। आगे, रस्ट इज नॉट आयरन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट डिपोजिटेड। कई बार, अच्छा एक बात और, आगे बढ़ते हैं फिर समझ में आएगा आपको ज़्यादा। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम। बहुत लोग समझता है ना रस्ट का मतलब आयरन होता है, नहीं, अरे आयरन पे जंग लगने का मतलब रस्ट होता है। मतलब बहुत लोग ऐसा समझ लेते हैं कि रस्ट मतलब आयरन, नहीं, ये गलत चीज़ है। आयरन के ऊपर जो जंग लगता है उसको रस्ट बोलेंगे ना हम लोग, है ना। आगे, दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम। अब देखो होता क्या है। अच्छा एक बात हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं,
बताइए किसी आयरन के ऑब्जेक्ट पे, मतलब किसी भी लोहे वाले ऑब्जेक्ट पे जंग लग रहा है तो क्या वो अच्छा चीज़ है या खराब चीज़ है? खराब चीज़ है। क्यों? क्योंकि जंग क्या करता है, आपके आयरन के क्वालिटी को खराब कर देता है और कुछ समय के बाद आप देखोगे वो क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है ना। इसीलिए आप देखोगे जो भी ब्रिज आयरन का बना रहता है उसमें लगातार लंबे समय तक क्या चलता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें जोड़ना, उसको पेंट करना, है ना, ये सब उसमें काम चलता रहता है क्योंकि पता है ब्रिज है, लोहे से बना है, यदि इसमें ये काम नहीं चलता रहेगा तो आने वाले समय में क्या हो सकता है, टूट सकता है। और ब्रिज टूटने का मतलब समझते हैं कितना भारी लोगों का नुकसान होगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो जब भी रस्ट लगता है यानी कि जब भी जंग लगता है तो वो धीरे धीरे क्या करता है, आयरन के ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देता है, मतलब कि आयरन के बने हुए चीज़ों को धीरे धीरे वो कमज़ोर करना स्टार्ट कर देता है। आयरन इज यूज इन मेकिंग ब्रिजेज। अब देखो आयरन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। आयरन इज यूज इन मेकिंग ब्रिजेज, मतलब पुल बनाना हो, शिप्स, बड़े बड़े जहाज में आयरन का इस्तेमाल होता है, कार्स, ट्रक्स, बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल्स द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज। अब देखो इतना बड़ा बड़ा पुल, बड़े बड़े जहाज, है ना, फिर से ट्रक, गाड़ी, इन सब चीज़ों में आयरन का इस्तेमाल होता है और यदि आयरन में जंग लग जाए तो इन सभी का नुकसान होगा कि नहीं होगा। एक पुल को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और यदि उसमें जंग लग जाए तो फिर क्या वो करोड़ों रुपए बर्बाद नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ में जंग लगना एक बहुत ही खराब चीज़ है क्योंकि वो क्या करता है, पैसों का केवल और केवल बर्बादी करता है। अच्छा, अब सवाल है कि सर इसको फिर बचा कैसे सकते हैं हम लोग? बचाने का तरीका होता है, जिस भी चीज़ का, जो भी चीज़ आयरन से बना है उसको जब आप चाहते हैं कि उस पर जंग ना लगे तो उसके ऊपर 2-3 चीज़ आप कर दो। हालांकि सबसे करने का बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन सबसे मेन चीज़ आप कर सकते हैं उसके ऊपर क्या कर दो, पेंट कर दो। पेंट करने से क्या होता है, उसमें जंग नहीं लगता है क्योंकि जो आयरन है वो कभी क्या हवा पानी के कांटेक्ट में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा हुआ है, किसका? पेंट का। सिंपल। आगे, तो आयरन का इस्तेमाल इतने बड़े बड़े चीज़ों में होता है और यदि इतने बड़े चीज़ों में जंग लग जाए तो सोचो पैसे का नुकसान कितना ज़्यादा होगा। इसीलिए इन सब चीज़ों को बचाने का ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए आप देखते होंगे जो पुल होता है ना, इन सब प्रकार के चीज़ों में, यानी कि यदि पुल बना हुआ आयरन से तो उसमें हमेशा मेंटेनेंस वर्क चलता रहता है, कुछ ना कुछ उसमें काम हमेशा चलता ही रहता है। जैसे आपको एग्जाम्पल बताते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, हावड़ा ब्रिज कहाँ है भाई? कोलकाता में है, यानी कि वेस्ट बंगाल में है। वो पूरा का पूरा आयरन से बना हुआ है। कब का है वो बताओ? अंग्रेज़ों के टाइम का है। वो पूरा आयरन से बना हुआ है। यदि आपको कभी मौका मिले हावड़ा जाने का, मतलब वेस्ट बंगाल जाने का आपको मौका मिले, तो हमेशा गौर करोगे कि हावड़ा ब्रिज पे ना कुछ काम हमेशा चलता ही रहता है क्योंकि उसमें लगातार आपको मेंटेनेंस करने का ज़रूरत है। और वो हावड़ा ब्रिज कोलकाता का इतना बिजी ब्रिज है, मतलब यदि वो ब्रिज ना रहे ना तो आप ये मानो कि कोलकाता का आधा काम रुक जाएगा, ऐसा है, इतना इंपॉर्टेंट ब्रिज है वो। तो डेली उससे हज़ारों गाड़ी आर पार होते हैं, तो उसको बचा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए उसमें आप देखोगे कि आयरन का बना हुआ है तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। तो वही बात है कि आपको आयरन्स को जंग लगने से बचाना है तो आप क्या कर दो, उसमें पेंट लगा दो। ठीक है, आगे, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। जंग कैसे लगता है उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो। आयरन को शॉर्ट में हम लोग Fe बोलते हैं। ये किससे कॉन्टैक्ट में आएगा? ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगा, यानी कि खुले इन्वायरमेंट में रखा रहेगा, प्लस वाटर के कॉन्टैक्ट में आएगा क्योंकि हवा पानी सब उसको लगातार मिलता रहता है खुले आसमान में। यानी कि यदि एक आयरन को हवा मिलेगा, पानी मिलेगा तो क्या होगा? रस्ट लगेगा, सिंपल। और रस्ट का मतलब है आयरन ऑक्साइड उसके ऊपर जमा हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड का मतलब हुआ सिंपल सा जंग लगेगा। और उसका आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। सिंपल है, कहने का मतलब है कि आयरन पे जब जंग लगता है तो वो जंग का ये फॉर्मूला है, बस समझ लो। जंग का क्या है? ये फॉर्मूला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आता है कि इक्वेशन लिखिए जब आयरन के ऊपर क्या लगेगा? जंग लगेगा। तो आपको ऐसे लिखना है, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर
जब आयरन को हवा मिलेगा, पानी मिलेगा, तो उस पर क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा, है ना। जंग लगने का मतलब है उसके ऊपर जमा हो जाएगा आयरन ऑक्साइड और उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। ठीक है, बस आगे। अगला हमारा फॉर रस्टिंग, द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर। वाटर या तो उसको पानी के रूप में मिल जाए लिक्विड के फॉर्म में, या फिर उसको वेपर के रूप में मिल जाए, किसी फॉर्म में बस उसको वाटर मिलना चाहिए जंग लगने के लिए। इज इसेंशियल, मतलब आयरन में यदि आप चाहते हैं कि जंग लगे तो बस आप उसको दो चीज़ दे दो, हवा और पानी। हवा और पानी यदि किसी आयरन को लंबे समय तक मिलता रहा तो फिर वो, मतलब किसी भी आयरन को यदि लंबे समय तक हवा और पानी मिलता रहा तो उसमें जंग लगना कंपलसरी है, लग ही जाएगा जंग उसमें, ठीक है ना। पानी को आप उसको या तो लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं या फिर वेपर के रूप में दे सकते हैं, ठीक है। आगे, इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई विच मीन्स इफ इट इज मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकम्स फास्टर। अब देखो, यदि आपके आसपास पानी हमेशा लगा रहता है तो बताइए वहाँ पे जंग जल्दी लगेगा या धीरे लगेगा, जल्दी लगेगा। मतलब मान लीजिए आप वैसे इलाका में रहते हैं जहाँ पे बारिश हमेशा होता रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है उस इलाका में जंग लगने का संभावना ज़्यादा रहेगा, सिंपल सी बात है ना। इसीलिए आप देखोगे जो पहाड़ी इलाका है, जो पहाड़ी इलाका है जहाँ पे माउंटेन वगैरह है, वहाँ पे जो घर बनता है वो हमेशा लकड़ी का घर होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है आयरन का घर बनाओगे, लोहा वगैरह का इस्तेमाल करोगे, बारिश पड़ेगा हमेशा, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका में बारिश हमेशा लगभग रहता है, बारिश नहीं भी होगा तो मॉइस्चर वहाँ पे हमेशा रहेगा। और वहाँ पे यदि आप आयरन का घर बनाओगे, लोहे का घर बनाओगे, तो वैसी बात है जंग लगेगा। और यदि गलती से यदि उसमें लैंडस्लाइड वगैरह हो गया तो जितना आपको लकड़ी से नुकसान नहीं होगा उससे कई ज़्यादा नुकसान आपको आयरन से हो जाएगा। इसीलिए पहाड़ी इलाका में आप देखोगे या फिर जहाँ पे बरसात ज़्यादा होता है वहाँ पे आपको एक भी घर ऐसा नहीं दिखेगा जहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ हो, लोहे का इस्तेमाल। वहाँ पे क्या दिखेगा आपको, ऐसा घर जहाँ पे लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ हो, है ना। क्योंकि लकड़ी में खराबी आए, टूट जाए, गिर जाए, कुछ भी हो जाए, उतना नुकसान आदमी को भी नहीं होता है, और लकड़ी बर्बाद भी हो जाए तो उतना आपको प्रॉपर्टी मतलब पैसे का भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि लकड़ी सस्ता मिलता है और आयरन थोड़ा महंगा मिलता है, ठीक ना। आगे वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि यदि किसी जगह पे पानी का मात्रा ज़्यादा होता है, मतलब ये वहाँ पे ह्यूमिडिटी, मतलब वहाँ का ह्यूमिड माहौल है, वहाँ पे पानी मतलब वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, यदि कहने का मतलब है वहाँ पे पानी यदि ज़्यादा है तो वहाँ पे जंग भी जल्दी लगेगा। The salt water makes the process of rust formation faster. Therefore, sheep suffer a lot of damage from rusting. नमक वाला पानी ना ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है आयरन को। एग्जाम्पल इसका बताते हैं, सबसे बड़ा बड़ा जहाज, बड़े बड़े जहाज किससे बने होते हैं, आयरन से, और उसको हमेशा चलना कहाँ होता है, समुद्र में। समुद्र का पानी कैसा है, नमकीन पानी है, और नमकीन पानी आयरन के ऊपर जल्दी जंग लगाता है। इसीलिए डेली लगभग डेली बड़े बड़े शिप्स का मेंटेनेंस होता है, डेली चेक होता है। मतलब जब भी कोई बड़ा शिप निकलेगा समुद्र में तो पहले उसका चेकअप होता है, कहीं से जंग तो नहीं लगा, कहीं से लीकेज तो नहीं हो जाएगा पानी, इस प्रकार का। क्योंकि नमक वाला पानी जो है वो जल्दी जंग लगाता है, किसमें, आयरन में, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जंग कैसे लगता है, कितना नुकसान उससे होता है, ये तो हम समझ चुके। लेकिन फिर सवाल है कि सर इससे कुछ बचने का तरीका वगैरह है। हाँ, इससे बचने का तरीका भी है। तो क्या तरीका है देखते हैं। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ, अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। सबसे पहला चीज़ जो आप कर सकते हैं आयरन को जंग लगने से बचाने के लिए, आयरन के ऑब्जेक्ट को हवा के कांटेक्ट में, पानी के कांटेक्ट में मत आने दीजिए। मतलब यदि आप चाहते हैं कि किसी आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर जंग ना लगे तो उस आयरन को हमेशा कहाँ रखो, हवा से दूर रखो, पानी से दूर रखो। यदि इन सब चीज़ों से वो दूर रहेगा तो उसमें जंग जल्दी नहीं लगेगा, ठीक है। और उसको खुले इन्वायरमेंट में कम रखो। खुले इन्वायरमेंट का मतलब है कि उसके ऊपर कोई छत होना चाहिए। यदि छत नहीं है उसके ऊपर तो डेली उसके ऊपर हवा लग रहा है, हीट उसको डेली मिल रहा है सन का, बारिश के टाइम पे उसको पानी भी मिल जा रहा है, तो उसमें क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा, है ना। तो यदि आप चाहते हैं कि आयरन में जंग ना लगे तो उसको हवा और पानी से हमेशा दूर रखिए।
और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, या तो उसके ऊपर, उस आयरन के ऊपर आप क्या कर दो, पेंट कर दो उसको, या फिर आप उसके ऊपर ग्रीस लगा दो। ग्रीस का मतलब जैसे हमारा साइकिल में लगता है, आप देखे होंगे जब आप साइकिल को ठीक करवाने के लिए जाते हैं तो जो बॉल बियरिंग होता है, बॉल बियरिंग वाले पार्ट में ना वो साइकिल वाला एक ग्रीस लगाता है, लिक्विड, वो बड़ा स्मूथ होता है, वो क्या करता है आपके साइकिल के टायर को स्मूथली चलने में मदद करता है ना। तो ग्रीस लगा दो, पेंट कर दो, इन सब चीज़ों से आप जंग लगने से बचा सकते हैं अपने आयरन को। डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आयरन के ऊपर दूसरे मेटल का लेयर चढ़ा दो, जैसे क्रोमियम एक हमारा मेटल है उसका पेंट चढ़ा दो उसके ऊपर, या फिर जिंक है उसका पेंट चढ़ा दो उसके ऊपर, है ना। इससे भी हमारा आयरन के ऊपर जंग लगने से बच जाएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, ठीक ना, इसको ध्यान से आप सब लोग समझिएगा। आप लोगों ने बहुत सारे नल देखे होंगे जिसका बॉडी बहुत चमकदार होता है, देखा आपने, मतलब आपने यदि आप किसी होटल में गए होंगे या फिर आपके घर में भी कुछ ऐसा नल होता है जिस नल का ना पूरा पार्ट एकदम स्टील के जैसा चमकता है। एक्चुअली में वो स्टील नहीं है, उसके अंदर आयरन है, उसके ऊपर क्रोमियम का क्या किया गया है, पेंट चढ़ाया गया है। समझ में आ रही है बात, ये चीज़ होता है। तो आयरन को जंग लगने से आप 2-3 काम कर सकते हैं। पहला, उसको हवा पानी से दूर रखना है। दूसरा, उसके ऊपर या तो पेंट चढ़ा दो या फिर उसके ऊपर ग्रीस लगा दो। तीसरा, उसके ऊपर या तो क्रोमियम का या फिर जिंक का एक लेयर चढ़ा दो, जो कि उस आयरन ऑब्जेक्ट को खूबसूरत भी बना देगा देखने में और उसको जंग से भी बचा के रखेगा, ठीक है। इसी में हम लोग को पढ़ना पड़ता है प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन। ये गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। मतलब जब आप आयरन के ऊपर जिंक का एक लेयर चढ़ा देते हैं, मतलब कि जब आप आयरन के ऊपर जिंक का एक पेंट चढ़ा देते हैं आयरन के ऊपर, इसी प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो सिंपल सा बताना है कि गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक जिंक का जो लेयर है वो चढ़ा देते हैं आयरन के ऊपर। इससे क्या होता है, वो आयरन का जो ऑब्जेक्ट है वो चमकदार दिखने में लगता है, चमकता है, शाइन करता है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, वो जंग लगने से भी बच जाता है। इसीलिए आज के टाइम पे यदि आप किसी भी प्रकार के आयरन का ऑब्जेक्ट खरीदते हैं, खास करके नल, है ना, मतलब जो हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, आयरन का जो कोई चीज़ है तो उसके ऊपर किसी ना किसी का पेंट चढ़ा हुआ होता ही है, या तो नॉर्मल पेंट चढ़ा होगा या फिर क्रोमियम का या फिर जिंक का, ठीक ना। तो ये चीज़ हम लोग करते हैं। तो आज से ध्यान रखना है कि यदि आपके घर में कोई आयरन ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर क्या कर दो, जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर या तो नॉर्मल पेंट कर दो, ग्रीस लगा दो, क्रोमियम का कोई लेयर चढ़ा दो या फिर जिंक का लेयर चढ़ा दो। इससे क्या होगा, आपका आयरन देखने में भी सुंदर लगेगा और जंग लगने से भी बच जाएगा, तो उसमें डैमेज भी नहीं होगा, और डैमेज नहीं होगा तो आपको लंबे समय तक वो काम देगा, है ना। ये हो गया हमारा लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, क्रिस्टलाइजेशन। ये अब ये देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन क्या है। बस 2-4 टॉपिक है, पॉइंट है इसमें, उसके बाद हमारा टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा चैप्टर भी कंप्लीट होगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्रिस्टलाइजेशन में। सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द एवोपरेशन ऑफ सी वाटर। देखिए, आपको पता है समुद्र के पानी में क्या मिला हुआ है, बताइए, नमक। जब समुद्र के पानी को आप बॉयल करोगे, उसको हीट दोगे ना, तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि पानी सारा खत्म हो जाएगा, वेपर बन के आसमान में उड़ जाएगा, गैस बन के। केवल आपके पास बचेगा क्या, नमक बचेगा। हालांकि वो नमक अभी आप खा नहीं सकते हैं क्योंकि उस नमक में बहुत गंदगी होता है। उस नमक को फिर लेकर जाते हैं कहाँ पे, फैक्ट्री में, उसको प्रोसेस होता है, उसके साथ बहुत कुछ मिलाया जाता है, उसको वाइट किया जाता है ना, तब जाके आपके मार्केट में वो पैकेट में पैक करके आता है। लेकिन मुद्दा हमारा वो नहीं है, मुद्दा हमारा यहाँ पे ये है कि हम लोग नमक कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, समुद्र के पानी को एवोपरेट करके, बॉयल करके प्राप्त कर सकते हैं। आगे, द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज नॉट प्योर एंड इट्स क्रिस्टल्स आर स्मॉल। तो इस तरीके से समुद्र के पानी को एवोपरेट करके, उसको बॉयल करके जो आपको नमक मिलेगा, तो क्या वो नमक बिल्कुल प्योर है? बिल्कुल प्योर नहीं है, वो बिल्कुल गंदा है। लेकिन जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, जो उसका जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल मतलब छोटा छोटा पार्टिकल जो है नमक का, वो बहुत छोटे होते हैं। लेकिन क्या वो प्योर है? प्योर बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल अभी गंदा है। अब समझो ये क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। देखो,
द प्रोसेस इन विच लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सबस्टांस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो होता क्या है, एक बार फिर से पढ़ो, बहुत सिंपल समझ में आएगा। द प्रोसेस इन विच लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सबस्टांस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। मतलब हुआ क्या, देखो जब आप एक प्योर सबस्टांस प्राप्त करते हैं किसी चीज से, इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जैसे जब आप समुद्र के पानी को बॉयल करोगे तो क्या मिलेगा आपको, नमक मिलेगा। लेकिन क्या वो नमक प्योर है, नहीं। लेकिन जब उस नमक को प्योर बनाया जाएगा, जब उसको प्यूरिफाई किया जाएगा फैक्ट्री में, उससे जो आपको नमक मिलेगा, नमक का छोटा पार्टिकल बड़ा पार्टिकल, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, गंदे वाले प्रोडक्ट को, खराब वाले प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करते हैं, उससे आपको प्योर सबस्टांस मिलता है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पूरा प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल फिर से वही है, समुद्र के पानी को आप बॉयल करोगे आपको नमक तो मिल जाएगा, लेकिन क्या वो नमक खाने लायक है, क्या प्योर है, नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फैक्ट्री में लेके जाते हैं, उसको प्योर करते हैं, फिर हमको उससे नमक मिलता है, प्योर नमक। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, पूरा क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन में आपको क्या मिलता है, प्योर सबस्टांस या इम्प्योर सबस्टांस, प्योर सबस्टांस मिलता है, ठीक है ना। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। और ये क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज नहीं होता है। क्यों, अच्छा फिजिकल चेंज ही क्यों है ये बताओ। क्योंकि जब आपने समुद्र के पानी को बॉयल किया तो क्या मिला आपको, नमक मिला। जब ये प्योर बन जाएगा उसके बावजूद भी तो नमक ही मिलेगा आपको। बस हुआ क्या, पहले गंदा था, अब साफ हो गया, लेकिन है तो नमक ही। तो क्या कोई नया सबस्टांस बना, नहीं, वही चीज़ है हमारा। तो जब कोई नया सबस्टांस ना बने तो उसको हम लोग कौन सा फिजिकल चेंज, कौन सा चेंज कहेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। तो क्रिस्टलाइजेशन जो होता है, मतलब एक गंदे चीज़ों से साफ चीज़ का मिलना, ये क्या कहलाएगा, एक फिजिकल चेंज कहलाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आपने नमक, अपने समुद्र के पानी को बॉयल किया तो आपको नमक मिला, लेकिन वो नमक गंदा है। उसी नमक को जब प्यूरिफाई किया जाएगा, साफ़ किया जाएगा, तो आपको साफ नमक मिलेगा। लेकिन पहले भी नमक था, बाद में भी नमक ही मिला, बस फ़र्क ये कि पहले गंदा नमक था, बाद में साफ नमक मिला, लेकिन मिला तो नमक ही ना। तो क्या कोई नया सबस्टांस मिल गया क्या, ऐसा थोड़ी हुआ कि नमक था उसको प्योर किया गया तो चीनी मिल गया, ऐसा हुआ क्या, नहीं। तो नमक था तो नमक ही मिला। तो क्या इसमें किसी प्रकार का नया सबस्टांस बना क्या, नहीं। तो नमक था, नमक ही था, मिला हमको, इसीलिए हम लोग इसको फिजिकल चेंज कह देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ और टॉपिक के साथ हमारा पूरा ये चैप्टर भी खत्म हुआ। तो कोई डाउट किसी को इस चैप्टर में, अब समझ में आया सबको। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ, मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।